और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आमिर को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाएगी एनआईए। धमाके वाली जगह लेकर एनआईए की टीम जाएगी। जतिन इसकी जानकारी हमें दे रहे थे। आमिर को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाया जाएगा। एनआईए की टीम इनको लेकर जाएगी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे पूछताछ भी की जाएगी। आपको याद होगा I-20 कार वो अल फलाह यूनिवर्सिटी भी गई थी, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। धमाके वाली जगह पर एनआईए की टीम लेकर जाएगी। हमारी एक टीम ग्राउंड पर मौजूद है अल फलाह से। अमृत हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जतिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए जो जानकारी दे रहे हैं। जतिन के पास हम चलते हैं। जतिन, ये जो खबर सामने आई है कि एक एक करके उसे दूसरे हमले वाली जगह पर अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाया जाएगा, इससे तो और कई राज निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है आमिर का, उमर के साथ डायरेक्ट लिंक है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आमिर मुजम्मिल के भी संपर्क में था। कुछ कॉल लॉग आमिर के फ़ोन से मिले हैं जो कि इस और इशारा भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये सारे किरदार, चाहे वो उमर हो, मुजम्मिल हो, शाहीन हो, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और पूरा CCTV सीक्वेंस एनआईए ने कोर्ट में सबमिट किया है, जिसमें 29 तारीख को फरीदाबाद से इस I-20 गाड़ी को खरीदने के बाद उमर उस गाड़ी को रिसीव करता है और उमर के साथ आमिर ही होता है जिसके नाम पर वो गाड़ी थी। उसके बाद वो फरीदाबाद के सेक्टर 37 पहुंचते हैं। वहां के पेट्रोल पंप में बाकायदा पॉल्यूशन इस गाड़ी का कराया जाता है। उसमें 3 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें उमर नजर आ रहा है, जिसमें मुजम्मिल एक बताया जा रहा है और तीसरा आमिर। ये CCTV भी सबमिट किया गया कोर्ट में। वो CCTV भी सबमिट किया गया जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर I-20 गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है। 30 तारीख को और 30 तारीख के दिन में वो गाड़ी बाहर निकलती है। तो इस दौरान इस बात की आशंका है कि आमिर जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसने 29 और 30 की रात जो है वो बिताई थी। और यही कारण है कि आमिर को एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर जाना चाहती है ताकि उस रूम तक पहुंचा जा सके। क्या रूम नंबर 13 और रूम नंबर 17 के अलावा उस कैंपस के अंदर कुछ और रूम थे जहां पर इस पूरे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक दूसरा हब भी था। और इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आमिर को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाने की बात कोर्ट के अंदर एनआईए द्वारा बोली गई है। एनआईए ने कोर्ट में यह भी बोला कि पूरा CCTV सीक्वेंस जो कि एविडेंस है इस पूरे मामले में और आमिर के डायरेक्ट रोल को कॉन्स्पिरेटर के तौर पर दर्शाता है और वो कोर्ट में सबमिट किया गया। और यही कारण है कि इन दलीलों को सुनने के बाद 10 दिन की जो कस्टडी है वो आमिर की एनआईए को दी गई है। ना सिर्फ गाड़ी खरीदने से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से गाड़ी निकलने के बाद अलग अलग लोकेशन, जिसमें मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली के अलग अलग इलाके, उन सभी के बारे में भी जो जानकारी है वो एनआईए ने दी है। लेकिन एनआईए ने कहा कि अब धीरे धीरे कर जो सीक्वेंस निकल रहा है, जो सबूत उनके पास है, उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही कारण है कि पहली गिरफ्तारी कॉन्स्पिरेटर के तौर पर आमिर की गई, क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो आमिर के नाम पर थी और उसकी फोटो बाकायदा उस गाड़ी की रिसीविंग लेते हुए भी देखी गई है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि अमृत भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, अमृत जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही इस समय मौजूद है। अमृत, ये बताइए कि आमिर को लेकर जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी तो जाहिर से बात है कुछ और लोग, कुछ और लिंक, वो किन लोगों से मिला, मुजम्मिल ने किन लोगों से मिलाया, इन सभी के बारे में भी जानकारी एनआईए को मिलेगी। आमिर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा जतिन। अगर मैं बात करूं, इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के गेट पर हैं और खबर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अभी जैसा आपने भी जानकारी दी है कि एनआईए आमिर को लेकर यहां आ सकती है। कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 17 जहां पहले भी जांच हुई है, आगे भी कई कड़ियां वहां से जोड़ेगी एनआईए की टीम। और एनआईए की टीम अगर आमिर को लेकर आती है, जैसी यहाँ की तस्वीर नजर आ रही है, अभी यहाँ पर डर की स्थिति है। कई सवाल यहाँ से खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर 5 डॉक्टर्स के लिंक इस मामले में सामने आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, एक एक करके परतें खुल रही है। अगर एनआईए की टीम यहां पर आती है, जैसा लगातार यहां पर जांच एजेंसियां आ रही हैं, जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि कई जानकारी सामने आएगी। ये तस्वीर आप देखिए, अभी हम यहां पर मौजूद हैं और लगातार यहां पेशेंट भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं। हालांकि कोई भी सामने कैमरे पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। अब अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह कि जांच एजेंसी आमिर को लेकर आएगी और जितने भी लोग हैं इस मामले में अगर उनको लेकर आएगी तो सबसे पहले सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर भी किस तरीके से उनका नेटवर्क चल रहा था, किस तरीके से वे संपर्क करते थे, कैसे उनके तार जुड़े हुए थे, किस तरीके से कहां से उनका कनेक्शन था, एक एक करके उन चीजों को एनआईए की टीम जो है बारीकी से समझेगी। और जाहिर है जब ये सारी चीजें की जाएंगी, यहां की हम बात करें या हम दिल्ली की बात करें, तो कई चीजें और निकलकर सामने आएंगी। एक बार सर आप अंदर की तस्वीर दिखाएं। जांच का सिलसिला एक तरफ चल रहा है, लेकिन अगर आमिर को जैसा बताया जा रहा है कि एनआईए की
की टीम लेकर आती है तो आप यहाँ पर देखें तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब सुरक्षा एजेंसियाँ उमर को लेकर भी पूछताछ कर रही है और पूरे जो मोमेंट उसका रहा है उसे रिक्रिएट करने की भी तैयारी है। इसके अलावा ब्लास्ट से पहले आतंकी किस तरीके से रूट मैप उन्होंने तैयार किए थे, ब्लास्ट से पहले कब और कहाँ गए थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी भी जांच की जाएगी। रूट मैप को 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और वो i20 कार उसको भी लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उसे भी रिक्रिएट किया जाएगा, उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक कई चीज़ें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और अगर हम यहाँ की बात करें तो एक एक करके जिस तरीके से यहाँ अभी खामोशी बरती जा रही है, यहाँ के अंदर जो लोग हैं या जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिस तरीके से खामोशी बरत रहे हैं, एक डर का माहौल है। जिन लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की है, एक लैब टेक्नीशियन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो लोग आते थे अपने ड्यूटी आवर्स में आते थे, सीधे तौर पर अब कोई ज़रूरत होती थी तो उनसे बात होती थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि वे इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद वे कहाँ जाते हैं। ड्यूटी आवर्स में तो वो काम करते हैं ओपीडी में, लेकिन इसके बाद वे कहाँ जाते हैं, ये एक बड़ा यहाँ पर लोगों के अंदर एक सस्पेंस बना हुआ था। अब देखिए इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के सामने और लगातार यहाँ से जांच का सिलसिला चल रहा है। एक के बाद एक दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। मामले में एक खास और अपडेटेड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीडीआर से खुला राज, धमाके के बाद कितने फोन खामोश। पंद्रह डॉक्टर गायब, रडार पर 200 व्हाइट कॉलर। दिल्ली धमाके को लेकर हो रहे नए नए खुलासे देश को हैरान कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर अब कई और संदिग्ध डॉक्टर आ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक की ये खौफनाक कहानी नया मोड़ ले रही है। इस बीच जांच एजेंसियों को सबसे बड़ा सुराग हाथ लग गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट एजेंसियों के हाथ लग गई है। मुजम्मिल के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट एक ऐसे नेटवर्क का नक्शा बता रही है जिसमें नूह, फरीदाबाद, अल फलाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर के कई नाम जुड़े थे। सूत्रों से खबर है कि विस्फोट के बाद से 15 से ज्यादा डॉक्टरों के फोन बंद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां संदिग्ध डॉक्टरों के घर और कैंपस पहुंची तो हर जगह ताला, बंद दरवाजे और फोन बंद मिले। खबर है कि एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में अल फलाह से पढ़े और वहां काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टरों के फोन दिल्ली धमाके के बाद से बंद हैं। संदिग्धों ने डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से कई बार बातचीत की थी। एजेंसियां करीब 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की तलाश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी जैश के संपर्क में थे। डॉक्टर शाहीन के फोन से भी एजेंसियों को कई सबूत मिले हैं। यही नहीं, दिल्ली धमाके को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। नए खुलासे के तहत डॉक्टर आदिल अहमद के भाई मुजफ्फर का नाम सामने आया है, जो दुबई से ऑपरेट कर रहा था। यानी आतंकवादियों को दुबई से भी निर्देश मिल रहा था। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर कई सालों से एक्टिव है। इस बीच यूपी के